राघव, एक मशहूर कंस्ट्रक्शन कारोबारी, हाल ही में एक बड़ी बोली जीतकर स्टेज से नीचे उतर रहा था। उसकी कामयाबी पर सबकी निगाहें टिकी थी, लेकिन एक निगाह खास थी, माइनस प्रियंका की। प्रियंका, जिसकी अदाओं में एक अजीब कशिश थी, सीधे राघव के पास आई और बड़े तहजीब से पूछा कि वो क्या करते हैं और उनके पास इतनी दौलत कहाँ से आई। राघव ने विनम्रता से जवाब दिया कि ये सब उन्हें विरासत में मिला है और वो मुख्य रूप से कंस्ट्रक्शन के कारोबार में है। प्रियंका उसकी इस सादगी पर और मोहित हो गई और अपनी अदाओं से उसे रिझाने लगी। ये तो सिर्फ थी, आगे उनकी कहानी में और क्या मोड़ आते हैं। राघव को कुछ न कुछ शक होने ही लगा था। प्रियंका जिस तरह उसे रिझा रही थी, वो उसे सामान्य नहीं लग रहा था। जब प्रियंका ने उसे डिनर के लिए आमंत्रित किया, तो राघव ने यह कहकर मना कर दिया कि वो बाहर का खाना नहीं खाता है। प्रियंका ने फौरन कहा कि वो अपने शेफ से घर जैसा खाना बनवा देगी, लेकिन इससे राघव का शक और बढ़ गया। उसने प्रियंका को टाल दिया और अपने दोस्तों यश और विजय के साथ वहां से निकल पड़ा। थोड़ी दूर आने के बाद उनके मन में क्या विचार आया। थोड़ी दूर आने के बाद विजय ने अपने ड्राइवर को आवाज दी और कहा, चलो, अब हम विला चलते हैं। राघव के मन में अभी भी प्रियंका को लेकर कई सवाल उमड़ रहे थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक अजनबी इतनी जल्दी उसमें इतनी दिलचस्पी क्यों लेगी। क्या ये महज इत्तेफाक था या कोई गहरी चाल। यश और विजय ने भी इस बारे में बात करना शुरू किया। विला की ओर जाते समय थोड़ी दूर जाने के बाद जब राघव ने पीछे मुड़कर देखा, तो उसे दो सफेद रंग की एसयूवी अपना पीछा करती दिखाई दी। उसका शक और गहरा हो गया। क्या ये प्रियंका का कोई जाल था। अब आगे राघव का शक और गहरा हो गया। सफेद रंग की दो एसयूवी उनका पीछा कर रही थी, ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता था। उसने अपने दोस्तों यश और विजय को सतर्क किया। विजय ने तुरंत अपने ड्राइवर को विला की तरफ तेज चलने के लिए कहा। रास्ते भर राघव के दिमाग में प्रियंका से हुई मुलाकात घूम रही थी। क्या वो किसी बड़ी साजिश का हिस्सा थी। विला पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले उन एसयूवीज के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। ये घटना राघव को अंदर तक झकझोर गई थी और उसे पता चल गया था कि उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। ब्लैक बॉक्स खुलते ही उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके अंदर कई सारी पेन ड्राइव रखी हुई थी। यश ने हैरानी से पूछा, ये सब पेन ड्राइव। राघव और विजय एक गहरी गुत्थी सुलझाने में लगे थे। तभी राघव ने विजय से पूछा, क्या तुम किसी मास्टरमाइंड को जानते हो जो टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत आगे हो। विजय ने कुछ सोचकर कहा, फिलहाल तो कोई नाम ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन मैं जल्द ही ढूंढ निकालूंगा। आखिर मुझसे कब तक कोई छुप पाएगा। तभी यश ने सुझाव दिया, क्या हम इस ब्लैक बॉक्स को खोलकर देखें कि इसके अंदर क्या है। राघव भी सहमत हो गया। ठीक है, खोलने में क्या हर्ज है। ब्लैक बॉक्स खुलते ही उन्होंने कई सारी पेन ड्राइव देखी। यश ने आश्चर्य से पूछा, ये सब तो पेन ड्राइव है, इनका क्या काम। राघव ने सुझाव दिया कि इन्हें कंप्यूटर में लगाकर देखते हैं। जैसे ही राघव ने एक होटल के कंप्यूटर में यूएसबी लगाई, पूरा कंप्यूटर शटडाउन हो गया और उसमें से धुआं निकलने लगा। विजय बोल उठा, लगता है ये सारी पेन ड्राइव बहुत ऊंचे स्तर की टेक्नोलॉजी से बनी है, तभी इन्होंने कंप्यूटर खराब कर दिए। राघव भी सहमत था। मुझे भी यही लगता है कि इसमें काफी एडवांस टेक्नोलॉजी है और इसके अंदर काफी सारा डेटा है जो दुनिया को बदल सकता है। ब्लैक बॉक्स खुलते ही उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके अंदर कई सारी पेन ड्राइव रखी हुई थी। यश ने हैरानी से पूछा, ये सब पेन ड्राइव हैं, इनका क्या काम होगा। राघव ने कहा कि वे आज जल्दी सो जाते हैं, क्योंकि उन्हें सुबह मुंबई के लिए निकलना है। सभी जरूरी दस्तावेज मिल चुके हैं और मशीनें भी सुबह तक पहुंच जाएंगी। विजय थोड़ा हैरान होकर पूछता है कि इतनी जल्दी मशीनें कैसे पहुंचेंगी। राघव बताता है कि उसने स्टेज पर कुछ अतिरिक्त पैसे देकर फास्ट डिलीवरी करवाई है। विजय मन ही मन सोचता है कि लड़का वाकई अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहा है। तब यश कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। राघव मान जाता है और यश से कहता है कि वो ब्लैक बॉक्स की गुत्थी सुलझाने और टेक्नोलॉजी को समझने में मदद करे, और तब तक राघव अपना ऑयल रिफाइनरी सिस्टम सेटअप कर लेगा। यश के इस फैसले से राघव को भी काम में आसानी होगी, क्योंकि यश के मुंबई और दिल्ली में फर्क है। विजय सुबह के इंतजाम करने के लिए चला जाता है और राघव को सूचित करने का वादा करता है। खाना खाकर राघव सोने चला जाता है। तभी बाहर से कुछ आवाजें आने लगती हैं। राघव उठकर देखता है कि कुछ लोग उनके सुरक्षा गार्डों पर हमला कर रहे हैं और वे कई लोगों को मार चुके हैं। राघव तुरंत विजय को फोन करता है और बताता है कि उसके होटल पर हमला हुआ है।
विजय उसे रूम में ही रहने और बाहर न निकलने के लिए कहता है और सभी दरवाजे बंद करने को कहता है ताकि कोई अंदर न आ पाए। विजय वादा करता है कि वो 5 मिनट में वहां पहुंच जाएगा और फिर देखेगा कि कौन अंदर घुसता है। फोन कट होते ही राघव गहरी टेंशन में आ जाता है। वो काफी डरा हुआ था। तभी यश भागता हुआ आता है और पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। राघव भी अनभिज्ञ है। वो कहता है कि उसे भी नहीं पता, लेकिन माहौल बहुत खतरनाक बना हुआ है। यश अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को फोन करके यहाँ बुलाने के लिए कहता है। कुछ देर यूं ही सब चलता रहा और विजय द्वारा घर पर छोड़े गए गार्ड्स की हालत काफी खराब होने लगी थी। मुश्किल से 4-5 आदमी ही सही सलामत खड़े थे। तभी राघव के होटल के पास कई गाड़ियां आने लगी। राघव उन्हें देखकर बोला, ये गाड़ियां दुश्मनों की हैं या हमारे लोगों की? यश बताता है कि ये 4 गाड़ियां तो उसकी पर्सनल सिक्योरिटी की हैं, लेकिन दूसरी गाड़ियों के बारे में उसे कुछ पता नहीं। राघव सोचता है कि ये शायद विजय की गाड़ियां होंगी जो उन्हें प्रोटेक्ट करने आई हैं। कुल मिलाकर 4 गाड़ियां यश की और 10 गाड़ियां राघव की वहां पहुंच। थोड़ी देर बाद वे गाड़ियां राघव के होटल के आगे खड़ी हो जाती हैं और उनमें से एलिट कमांडो बाहर निकलते हैं। वे पलक झपकते ही सारे आदमियों को मारकर पीटकर कुछ को पकड़ लेते हैं ताकि वे जानकारी जुटा पाएं। विजय सामने आता है और एक आदमी को पकड़कर अपनी गाड़ी में ले जाता है पूछताछ के लिए। तभी उस आदमी के फोन पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आती है। विजय उसे फोन उठाने और स्पीकर पर रखने को कहता है। बंदूक के डर से वो आदमी वैसा ही करता है। तभी सामने से आवाज आती है कि क्या तुमने? सामने वाले व्यक्ति ने पूछा, क्या तुमने राघव को खत्म कर दिया? विजय ने जवाब दिया, राघव तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारे भेजे गए लोग जरूर खत्म हो जाएंगे। ये सुनकर सामने वाले व्यक्ति ने फोन काट दिया। विजय ने फोन जेब में रखा और उस आदमी को गोली मारकर खत्म कर दिया। वहां कुछ लोग और भी बंधे हुए थे। राघव अंदर आया और उनसे पूछा, तुम्हें किसने भेजा था? वे सब रोने लगे और बोले कि वे नहीं बता सकते क्योंकि उनके परिवार खतरे में है। विजय ने राघव से कहा कि इन्हें मार देना ही ठीक। अध्याय 28। विजय के तर्क को सुनकर राघव ने कहा, नहीं, ये ठीक नहीं होगा। हर इंसान का एक परिवार होता है जो उसे सबसे प्यारा होता है। विजय बोला, इन जैसे लोगों का कोई परिवार नहीं होता। ये सिर्फ पैसों के लिए किसी को भी मार सकते हैं और किसी से भी दुश्मनी मोल ले सकते हैं। राघव ने फिर कहा, कोई नहीं, आखिर हैं तो ये भी इंसान ही। बेशक इन्होंने मुझ पर हमला किया हो, लेकिन अब ये मुड़कर कभी मेरी ओर नहीं देखेंगे। फिर राघव ने उन सबको देखकर कहा कि जब तक मैं ऊपर जाऊं, तुम में से एक भी इंसान मुझे यहाँ आसपास नहीं दिखना चाहिए, और अगर भविष्य में किसी ने मुझे हानि पहुंचाने की कोशिश की तो उसे मौत मिलेगी। यह सुनकर वे सब वहां से भाग जाने का वादा करते हैं। तब राघव, विजय और यश ऊपर की ओर बढ़ते हैं। राघव यश से पूछता है कि सिक्योरिटी को पहले क्यों नहीं बुलाया। यश बताता है कि उसे लगा कि जरूरत नहीं पड़ेगी और उसने छुट्टियों के कारण सबको घर भेज दिया था। विजय भी कहता है कि ये अच्छा किया क्योंकि इससे मदद मिली और वे मुश्किल घड़ी में एहसानमंद हैं। राघव ने कहा कि अभी तो ठीक है, लेकिन सुबह जल्दी तैयार हो जाना और वे सुबह की पहली किरण के साथ मुंबई चले जाएंगे और अपना प्लांट दोबारा सेटअप करेंगे। सुबह होने के बाद वे सब होटल से निकल जाते हैं। विजय द्वारा व्यवस्थित किया गया प्राइवेट प्लेन उनका इंतजार कर रहा था। एयर होस्टेस राघव को देखकर मन ही मन सोचती है कि वो कितना हैंडसम लड़का है। काश उसे भी इतना अच्छा बॉयफ्रेंड मिलता तो वो भी आज खुश होती। फिर वो अपने ख्यालों से बाहर आकर सोचती है कि वो तो सिर्फ एक एयर होस्टेस है, राघव उसे भाव क्यों देगा। वे सब प्लेन में बैठकर सीधे मुंबई लैंड होते हैं और राघव की कंपनी के होटल पहुंचते हैं। वहां वीरेंद्र उनका स्वागत करता है और पूछता है कि कोई दिक्कत तो नहीं हुई। साजिश की परछाइयां, तेल का खेल। शाम का सूरज ढल रहा था और राघव के आलीशान बंगले के बंद कमरे में एक भारी खामोशी छाई हुई थी। राघव अपनी बांह पर लगी एक हल्की खरोंच को देख रहा था। ये उस हमले का निशान था जो कुछ घंटों पहले उस पर हुआ था। तभी कमरे का भारी दरवाजा खुला और वीरेंद्र अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर चिंता और हैरानी के मिले जुले भाव थे। मौत को मात। वीरेंद्र को देखते ही राघव के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आई। राघव ने शांति से कहा, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं हुई वीरेंद्र, लेकिन रास्ते में कुछ लोगों ने घात लगाकर हमला किया था। उनकी प्लानिंग पक्की थी, पर शायद मेरी किस्मत और भी पक्की निकली। वक्त रहते यश और विजय की सिक्योरिटी ने मोर्चा संभाल लिया, वरना आज हम यहाँ बात करने के लिए नहीं होते। वीरेंद्र के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। उसने मेज पर हाथ मारते हुए कहा, यह छोटी बात नहीं है राघव। तुम पे हमला मतलब हमारे पूरे मिशन पे हमला। मेरी मानो तो अपनी सिक्योरिटी को अभी और कड़ा कर दो।
अगर आज चूक हुई है तो आने वाले समय में तुम पर और भी बड़े खतरे मंडराएंगे। दुश्मन करीब है। दौलत का जादू। माहौल की गंभीरता को बदलते हुए वीरेंद्र ने मुख्य मुद्दे पर बात शुरू की। उसने राघव की आंखों में देखते हुए पूछा, खैर, इन सबको किनारे रखो। ये बताओ कि जिस काम के लिए हमने इतनी बड़ी बाजी खेली है, उस ऑयल इंडस्ट्री के लीगल राइट्स तुम्हें कब तक मिल पाएंगे? और वो मशीनरी, उसे यहां तक लाने में कितना वक्त लगेगा? राघव धीरे से कुर्सी पर पीछे की ओर झुका और एक गहरा सांस लेकर बोला, काम हो चुका है वीरेंद्र। ऑयल इंडस्ट्री के सारे लीगल राइट्स अब मेरे नाम हैं। फाइलें तैयार हैं और जहां तक मशीनरी की बात है, तो सारा सामान आज शाम तक तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। वीरेंद्र अपनी जगह से लगभग उछल पड़ा। उसे यकीन नहीं हो रहा था। इतनी जल्दी? राघव, उन अधिकारों को हासिल करने में सालों लग जाते हैं और मशीनों का ट्रांसपोर्टेशन हफ्तों का काम है। तुमने ये चमत्कार कैसे किया? राघव की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने ठंडे लहजे में जवाब दिया, चमत्कार कुछ नहीं है वीरेंद्र। बस इतना समझ लो कि अगर जेब में पैसा हो, तो इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं जो मुमकिन न हो। पैसा कानून के हाथ भी लंबा करता है और मशीनों के पहिए भी तेज चलाता है। वीरेंद्र ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ राघव, ये तो बात सही है। पैसे के आगे हर कोई झुकता है। यमुना का किनारा और पुरानी दोस्ती। वीरेंद्र की बात सुनकर राघव एक पल के लिए यादों में खो गया। उसे वो दिन याद आया जब वो यमुना के किनारे अकेला बैठा था, पूरी तरह डिप्रेशन में डूबा हुआ। उस वक्त वो हाउसिंग सोसाइटी के किसी काम के सिलसिले में वहां गया था, लेकिन अंदर से टूटा हुआ था। वहीं उसकी मुलाकात वीरेंद्र से हुई थी। उसी किनारे पर दोनों की दोस्ती की नींव पड़ी थी और आज वही दोस्ती एक विशाल ऑयल साम्राज्य की दहलीज पर खड़ी थी। वीरेंद्र ने राघव की सोच को तोड़ते हुए कहा, बहुत अच्छे। अगर सामान शाम तक आ जाएगा तो मैं अपना काम तुरंत शुरू कर दूंगा। हम एक पल भी बर्बाद नहीं कर सकते। नया सेटअप और बढ़ता खर्च। राघव ने सीधे मुद्दे पर आते हुए पूछा, वीरेंद्र, मुझे बस यह बताओ कि आखिरकार इस पूरे प्लांट को सेटअप करने में कितना टाइम लगेगा? और सबसे जरूरी बात, अब तक के खर्च के अलावा इसमें और कितना पैसा लगेगा? वीरेंद्र ने कागजों पर कुछ हिसाब लगाते हुए कहा, देखो छोटे सेठ, वक्त की ज्यादा चिंता मत करो। ये सब एडवांस टेक्नोलॉजी के ऑयल रिफाइनरी पार्ट्स हैं। इन्हें असेंबल करना आसान है क्योंकि ये मॉड्यूलर डिजाइन के हैं। लेकिन वो थोड़ा रुका। लेकिन क्या? राघव ने टोका। वीरेंद्र ने विस्तार से समझाते हुए कहा, खर्चा अभी और बढ़ने वाला है। हमें इस काम के लिए और भी प्रोफेशनल लोग हायर करने होंगे। साथ ही जो मशीनरी आ रही है, उसे हमारी जरूरतों के हिसाब से अपग्रेड करना होगा। पुर्जों में कुछ खास बदलाव करने होंगे ताकि आउटपुट दोगुना मिल सके। इसमें मोटा पैसा लगेगा। राघव ने बिना पलक झपकाए उसकी ओर देखा और अपनी चेकबुक निकालते हुए सिर्फ एक सवाल किया, बताओ वीरेंद्र, कितना? क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी में हमलावरों की पहचान और यमुना किनारे वाली उस मुलाकात का कोई पुराना राज भी जोड़ूं?